सेकंड जो होता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको डीएचसीपी के थ्रू आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट कंप्यूटर अवेलेबल है तो उस क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए आप सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वहां पे आप डीएचसीपी के थ्रू उनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर, ये सारा कुछ आप असाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। टोटल जो आपका आईपी एड्रेस चलेगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। आपके पास कंपनी लेवल पे भी वो कंपनी की अपनी सिक्योरिटी होती है, बट बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए आपको डीएचसीपी में मिलेगा। ठीक, डीएचसीपी में आपको बहुत सारा फीचर ऐसा मिल जाता है, लाइक एससीसीएम जो होता है उसका अपडेट के लिए भी आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, वो सारा कुछ मैनेज करता है, इसलिए वहाँ पे कंपनी जो प्रीफर करती है एससीसीएम के लिए। बट मुझे कभी क्या करना होता है कि अपने पूरे सिक्योरिटी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में आप डिफरेंट सर्विस को यूज करते हैं। तो ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी कौन सा मेथड यूज करना चाहती है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। लाइक आपको अगर सेपरेट चीजें चाहिए तो अपडेट के लिए आप W3 यूज कर लेते हैं, आईपी एड्रेसिंग के लिए डीएचसीपी यूज कर लेते हैं, यूजर मैनेजमेंट के लिए एडीडीएस डोमेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेम रिजर्वेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि आपकी सारी सर्विसेज सेपरेट हो जाती हैं। उससे इन फ्यूचर अगर ऐसा मुझे करना है कि अपने किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई इंडिविजुअल सर्वर मुझे चाहिए, कोई मुझे चाइल्ड डोमेन क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में आप उनको सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, आपकी कंपनी एससीसीएम यूज करना चाहती है तो भी यूज कर सकती है, या अगर सेपरेट सर्विस चाहिए तो सेपरेट सर्विस यूज कर सकती है। क्लियर हुआ? बट अभी कंडीशन क्या है कि एससीसीएम पे सभी लोग, सबके पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। दूसरा, 2 क्लास हमारी हुई है, हम ये कैसे कर पाएंगे कि ये कर भी रहे कि नहीं कर रहे? नहीं, अभी तो मैंने पूछा तो ये तो सब कहेंगे हाँ कर रहे हैं, हाँ, ये तो सब रेडी होते हैं करने के लिए। जब इंटरव्यू होते हैं ना, हाँ, आंसर तो पता होते हैं कि सर अभी तो 2 दिन और लगेंगे, 1 महीना और लगेगा, तो वो आंसर नहीं मिलता फिर मेरे को जस्टिफाइड। जो हम करा रहे हैं कर रहे नहीं कर रहे, वो कैसे जज होगा? अब ये काहूट के थ्रू चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, दोनों वो नहीं, आप एक काम करिए, आप जो लैब कराते हैं ना, आज आप इनको टाइम दीजिए, सारा थ्योरेटिकल ना करा के एक लैब दीजिए, और लैब कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और नेक्स्ट वीक सबसे पहले वो लैब करा के देख लीजिए। नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं होगा, हम बढ़ते रहे तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बैठ जाएगा। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे हो? तो ये कहानी मेरे लिए नई नहीं है, ये सब सबके साथ पुरानी कहानी है। रेडी हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी क्लाइंट कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देना है तो आप उनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इनके बेसिक्स के बारे में एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि डीएचसीपी का बेसिक क्या होता है। तो डीएचसीपी वाज क्रिएटेड बाय द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, आईईटीएफ क्या होता है? तो आईईटीएफ की जो अभी नेटवर्किंग के जो फंक्शन है उसमें आपका आईपी वर्जन 6 हो गया। आईपी वर्जन 6 का टोटली मैनेजमेंट किसके पास है? आईईटीएफ के पास है। और डीएचसीपी का पूरा मैनेजमेंट आईईटीएफ के पास है। मतलब डीएचसीपी का पूरा का पूरा जो वर्क है, फीचर है, जो भी चेंजेस करने हैं, जो कुछ ऐड करना है, ठीक है, फीचर को रिन्यू करना है, तो वो सारा कुछ जो है आईईटीएफ मैनेज करता है। आईईटीएफ जो है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्किंग पर्पज के लिए। उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन नाम से, ठीक है। डीएचसीपी डायरेक्टली आईईटीएफ के अंडर में वर्क नहीं करता है। डीएचसीपी को अगर वर्क कराना है तो उसके फंक्शन को प्रोवाइड किया हुआ है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में, तो वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखता है। और जो वर्किंग ग्रुप है आईईटीएफ का, आईईटीएफ का वर्किंग ग्रुप कौन सा हो गया, जैसे अगर इसको हम इस तरह से समझते हैं, लाइक यहाँ पे एक ग्रुप वर्क कर रहा है आईईटीएफ के नाम से, ये ग्रुप जो यहाँ पे आईईटीएफ के नाम से वर्क कर रहा है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और इस ग्रुप के अंडर में वर्क कौन कर रहा है, जो आपका सेकेंड ग्रुप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन डीएचसी। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आईटीएफ के अंडर में डीएचसीपी वर्क कर रहा है, जो कि आपके पूरे डीएचसीपी के मैनेजमेंट को रन करता है, उसको मैनेज करता है, उसको चेक करता है। क्लियर हुआ ये, डीएचसीपी का जो वर्किंग प्रोसेस होता है इस तरह से वर्क करता है। और आईईटीएफ क्या है, एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेसिंग लाइक आईपी वर्जन 6 को मैनेज करता है और डीएचसीपी को। मेनली अभी के लिए आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रन्स ओवर यूडीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी जो है यूडीपी प्रोटोकॉल के अंडर में काम करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, टीसीपी एंड यूडीपी। अब टीसीपी कहाँ पे यूज होता है, जहां पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के लिए नोन होते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल वहां पे वर्क करेगा जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नोन है। और जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल का वर्क करता है। इसलिए टीसीपी प्रोटोकॉल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है उसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोला जाता है। और वहां पे लिखा होता है सिक्योर। टीसीपी क्या है, सिक्योर प्रोटोकॉल है। रीजन, बिकॉज सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नोन। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नोन है। सोर्स भी डेस्टिनेशन को जानता है, डेस्टिनेशन भी सोर्स को जानता है। लाइक एफटीपी, आप एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर करने के लिए, वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, नोन होते हैं। सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन का आईपी पता होता है, डेस्टिनेशन को सोर्स का आईपी पता होता है। लेकिन अगर डीएचसीपी के कंडीशन में हम बात करते हैं तो डीएचसीपी यूडीपी क्यों यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अननोन होते हैं। लाइक दिस इज योर डीएचसीपी सर्वर, ये आपका डीएचसीपी सर्वर हो गया। और आपके पास में मल्टीपल क्लाइंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको आईपी एड्रेस रिसीव करना है, इनको आईपी एड्रेस चाहिए। तो अभी मान लो किसी भी क्लाइंट को, लाइक ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट को अगर आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस क्या करता है, पहले अपने नेटवर्क में सर्च करता है, डोरा प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क में सर्च करेगा क्या मेरे पास में कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। इट मीन्स कि सर्च कर रहा है तो उसको सर्वर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता है कि मेरे पास में कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले वो डोरा प्रोसेस के थ्रू उसको सर्च कर रहा है। आपके डीएचसीपी सर्वर को आपके क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। DHCP server doesn't have any information about your client computer. It means कि आपका क्लाइंट भी सर्वर के लिए अननोन है और सर्वर भी क्लाइंट के लिए अननोन है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा, यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करेगा। क्लियर हुआ कि डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्यों यूज करता है, क्योंकि जब तक आपका आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है तब तक दोनों सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, दोनों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पे डीएचसीपी रन्स ओवर यूडीपी प्रोटोकॉल एंड यूटिलाइजिंग पोर्ट 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट। डीएचसीपी में पोर्ट नंबर 67 जो होता है सर्वर के लिए होता है, पोर्ट नंबर 68 जो होता है क्लाइंट के लिए होता है। एक्सटेंशन ऑफ बूटपी, डीएचसीपी का जो एक्सटेंशन होता है बूटपी, जिसको हम लोग बूट पीएक्सी भी बोलते हैं,
बूट पीएलसी के थ्रू वर्क करता है, और ये हेल्प करता है आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने के लिए, फर्स्ट। सेकंड हो गया, अगर आपको किसी क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता करनी है, लाइक कौन सी आईपी एड्रेस किस क्लाइंट को प्रोवाइड हुई है, तो वहां पे क्या करते हैं आप, इस एक्सटेंशन की हेल्प से उनके आईपी एड्रेस को पता करते हैं। थर्ड हो गया, जब आप डब्ल्यूडीएस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो डब्ल्यूडीएस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास मैंडेटरी क्या होता है, आपके नेटवर्क में डीएचसीपी वर्किंग होना चाहिए, आपके पास एक एक्टिव स्कोप होना चाहिए, जिस स्कोप के थ्रू आपका क्लाइंट कंप्यूटर आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कि यहाँ पे बूट पी आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, आपके लिए नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डीएचसीपी इज बेसिकली यूज फॉर डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस it provide IP address, automatic IP address to connected client computer in your network. And second one is next uses client server model, ये client server पे वर्क करता है। इट मींस कि अगर आपका क्लाइंट कंप्यूटर है तो उसका काम है डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस रिसीव करना, जो सर्वर है उसका काम है डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। क्लाइंट कंप्यूटर आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लाइक अगर मेरे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है, विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, या विंडोज सर्वर ही है, जो क्लाइंट कंप्यूटर से क्या कर रहा है, डीएचसीपी रिसीव कर रहा है। अगर मेरे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एडीडीएस डीएनएस वर्क नहीं कर रहा है, इट मींस की वर्क लाइक ए क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर काम करेगा, तो उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है, तो वो किसी और क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, डीएचसीपी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क कर रहा है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, डीएचसीपी टेम्पोरली बाइंड आईपी एड्रेस एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन लाइक सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, ये इंफॉर्मेशन भी क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। आपके आईपी एड्रेस के साथ में आपको डिफॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड करेगा, डीएनएस का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फ़िगरेशन, आपने कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। डीएचसीपी वाज डिजाइन टू प्रोवाइड कंप्यूटर विथ टेम्पोररी एड्रेस। अब यहाँ पे टेम्पोररी एड्रेस इसलिए बोल रहा है कि आप जब भी डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे एक लीज ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस कितने टाइम तक क्लाइंट कंप्यूटर के पास रहेगा, आफ्टर लीज ड्यूरेशन योर क्लाइंट आईपी एड्रेस विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपका लीज ड्यूरेशन एंड होता है, खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो भी आईपी एड्रेस है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दे रहा है कि डीएचसीपी वाज डिजाइन टू प्रोवाइड कंप्यूटर विद टेम्पोररी एड्रेस, टेम्पोररी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। डीएचसीपी विच इज वेल एडॉप्टेड टू सिचुएशन वेयर होस्ट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड आर routinely कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां पे आईपी एड्रेस आपका क्या होगा, चेंज होगा। लाइक मेरा क्लाइंट कंप्यूटर अभी इस नेटवर्क में काम कर रहा है और मैंने उस क्लाइंट कंप्यूटर को किसी दूसरे नेटवर्क में मूव कर दिया, तो आपका आईपी एड्रेस उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको वहां पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि अगर आप जिस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। आप जैसे ही नेटवर्क चेंज करते हैं आपका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। DHCP is mainly used to simplify the installation and maintenance of network computer। तो सिंपल DHCP का यूज होता है नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, ताकि एक आईपी एड्रेस दो अलग अलग कंप्यूटर पर असाइन ना हो, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का इशू ना आए, तो उसके लिए DHCP आप यूज कर रहे हैं। और जहां पे मोर देन 100-200 कंप्यूटर है तो DHCP will help to provide IP address simultaneously and automatically, वहां पे ये हेल्प करेगा। Element of DHCP, so there are 3 different elements in DHCP। first client software, second server software and third DHCP relay agent। यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज ओनली ऑब्टेन आईपी एड्रेस फ्रॉम DHCP सर्वर। ठीक है, तो जो आपका क्लाइंट एलिमेंट हो गया, क्लाइंट एलिमेंट का काम है DHCP सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करना। दे आर नॉट एलिजिबल टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू कनेक्टेड क्लाइंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसका काम है केवल आईपी एड्रेस को रिसीव करना। एंड सेकेंड हो गया सर्वर सॉफ्टवेयर।
तो सर्वर सॉफ्टवेयर इज एलिजिबल टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कंप्यूटर, ये क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो मैनेज आईपी एड्रेस पूल, स्कोप एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक लीज ड्यूरेशन, विंड सर्वर, तो ये उनको भी मैनेज करेगा अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो। अदरवाइज अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो उसको मैनेज नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर कि यूजर डीएचसीपी के सर्विस से क्या क्या यूज करना चाहता है, उसको केवल स्कोप चाहिए या विंड सर्वर भी चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर लेगा। एंड डीएचसीपी रिले एजेंट यूज टू ब्लॉक ब्रॉडकास्ट टू आउटर नेटवर्क, आपके नेटवर्क के जो भी आपने जो स्कोप बनाया हुआ है उस नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट होने से क्या करता है, ये रोकता है, ताकि अगर आपके पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ये किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए वर्क करे। अदरवाइज अगर ऐसा हो जाए कि भाई एचआर डिपार्टमेंट का यूजर जो है आईपी ले रहा है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, अब यहाँ पे मान लो आपने मल्टीपल स्कोप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट इससे आईपी ले रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट आपके पास में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका आईपी कॉन्फ्लिक्ट आपस में ही अगर स्टार्ट हो जाए, इस डिपार्टमेंट का आईपी एड्रेस किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को मिल जाए तो उस कंडीशन में आपके लिए इशू होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, या आप एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल स्कोप क्रिएट कर लेते हैं और उसको आप डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं कि भाई आपका जो डिपार्टमेंट है इस नेटवर्क से वर्क करेगा। तो वहां पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क टोटली डिवाइड हो जाता है, एक दूसरे के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। डीएचसीपी डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को, हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डीएचसीपी के पास भी ये फीचर होता है कि अगर आपने 100, 200, 300 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है तो वहां पे उन सभी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन अपने पास ये स्टोर करके रखता है और आप उसको चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक एड्रेस। आप मैक एड्रेस के थ्रू आपके पास जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस के थ्रू आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर को कौन सी आईपी एड्रेस मिली हुई है, वहां पे उसको आप क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आपको डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस रिजर्व करना है फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, तो वो भी आप वर्क कर सकते हैं। आपको कोई आईपी एड्रेस का रेंज एक्सक्लूड करना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, या स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारा कुछ डेटाबेस आपके डीएचसीपी के पास अवेलेबल होता है। एंड नेक्स्ट, डीएचसीपी लीज। तो डीएचसीपी इशू ए लीज फॉर ए डायनामिक आईपी एड्रेस दैट एक्सपायर एट द एंड ऑफ लीज टाइम। डीएचसीपी जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्कोप के लिए एक लीज टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं और उस लीज टाइम की हेल्प से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है इस आईपी एड्रेस को या सेम आईपी एड्रेस कितने दिन तक यूज करके रखेगा। तो विंडोज बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है विंडोज सर्वर में। अगर विंडोज सर्वर में आप वर्क कर रहे हैं तो विंडोज सर्वर के लिए बाय डिफॉल्ट जो है 8 डेज है, मैक्सिमम 999 डेज होता है और मिनिमम 24 आवर। मिनिमम आपके पास में क्या होता है, 24 आवर होता है, बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है और मैक्सिमम 999 डेज। 999 डेज से ऊपर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस अगर सेम रखना है उसका भी एक रूल है, आफ्टर हाफ द लीज टाइम क्लाइंट कैन रिन्यू द लीज टाइम। ठीक है, अगर आपने हाफ टाइम से पहले, लाइक आपके नेटवर्क में 8 डेज का लीज ड्यूरेशन प्रोवाइड हुआ है, इट मीन उसका हाफ टाइम कितना होगा, 4 डेज होगा। तो 4 डेज के अंदर में अगर आप उसको रिन्यू कर रहे हैं तो सेम आईपी एड्रेस एज इट इज आप यूज करते रहेंगे। ठीक, अदरवाइज लीज टाइम अगर आपका एक्सपायर हो गया तो उस कंडीशन में आपको कोई नया आईपी एड्रेस ही मिलेगा, सेम आईपी एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। अगर सेम आईपी एड्रेस चाहिए तो फिर आईपी एड्रेस को रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लीज टाइम रिजर्वेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने रिजर्व कर दिया तो जब तक आपका डीएचसीपी सर्वर वर्क कर रहा है, आपका स्कोप जो है एक्टिव है, तब तक उस सेम आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए रिजर्व रहेगा। अब यहाँ पे लीज के लिए भी 3 अलग फीचर है।
मैनुअल लीज, ऑटोमेटिक लीज एंड डायनेमिक लीज। मैनुअल लीज क्या होता है? जो आप मैनुअली असाइन कर लेते हैं। मैनुअल लीज में तो आपका डीएचसीपी सर्वर का लीज वहां पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो मेरे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है, उसको मैंने मैनुअल आईपी एड्रेस वहां पे स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो लीज वहां पे तो लीज ड्यूरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है ऑटोमेटिक लीज। तो डीएचसीपी सर्वर परमानेंटली असाइन स्पेसिफिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिकली असाइन द रेस्ट। ठीक, किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को क्या करता है, वो परमानेंटली असाइन कर देगा कि ये आईपी एड्रेस आपके लिए अवेलेबल हो गया। तो वहां पे आप उसको जो आपका ऑटोमेटिक लीज होता है, रिजर्वेशन भी आप उसको बोलते हैं। तो वहां पे बाकी को इफेक्ट करेगा, उस कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट हो गया डायनामिक लीज। तो डायनामिक लीज जो होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वर्क करता है, लाइक 8 डेज, 10 डेज, 30 डेज। तो वहां पे उस टाइम को यूजर असाइन करता है, जो भी एडमिन होता है, जो सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसको असाइन कर लेता है कि आपके पास ये लीज ड्यूरेशन कितने दिन का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, डीएचसीपी वर्क्स यूजिंग डोरा प्रोसेस। ठीक है, डीएचसीपी जो है डोरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट सर्वर। अभी यहाँ पे 2 डिफरेंट सर्वर से हम वर्क नहीं कर रहे हैं, एक अलग डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लाइक ये आपका डीएचसीपी सर्वर हो गया, ठीक, और आपके पास एक क्लाइंट कंप्यूटर अवेलेबल है। क्लियर हुआ? आपके पास एक क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस अगर चाहिए तो ये डोरा प्रोसेस के थ्रू डोरा प्रोसेस रन करेगा। सर्वर के पास भी डोरा प्रोसेस होता है और क्लाइंट के पास भी डोरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं केवल ये वन साइडेड होता है, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में ये डीएचसीपी सर्वर है, फॉर एग्जाम्पल डीएचसीपी सर्वर, और ये आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। इस क्लाइंट को अगर आईपी एड्रेस चाहिए, सबसे पहले क्या करेगा, अपने नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करेगा। डोरा स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट अपने नेटवर्क में शेयर करेगा। तो योर क्लाइंट कंप्यूटर फाइंड ए डीएचसीपी सर्वर, इसको एक डीएचसीपी सर्वर मिल गया। और ये किसके थ्रू फाइंड किया, तो यहाँ पे जो मैसेज आपका ट्रांसफर होगा उसको हम बोलेंगे डिस्कवर। डिस्कवर मैसेज क्या किया इसने, रन किया। डिस्कवर मैसेज रन करने के बाद इसको एक सर्वर मिल गया। सर्वर के पास में एक्टिव स्कोप अवेलेबल है। इट मीन्स कि आपका सर्वर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसने क्या किया, सर्वर के एंड से एक ऑफर जाएगा, आई हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस, यू कैन चूज और यू कैन ऑब्टेन एनी आईपी एड्रेस फ्रॉम माई एंड। मेरे थ्रू आपको ये आईपी एड्रेस क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैसेज जो होता है आपका ट्रांसफर होगा सर्वर टू क्लाइंट। और जो फर्स्ट मैसेज आपका होता है ये आपका क्लाइंट टू सर्वर, क्योंकि आप जब डिस्कवर कर रहे हैं तो आपका मैसेज क्लाइंट टू सर्वर रन करेगा। एंड सेकेंड, इसने आपको ऑफर किया, आपके पास में एक ऑफर का मैसेज आ गया। इट मीन्स कि आप आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये क्या करेगा, दोबारा डीएचसीपी आपका डीएचसीपी क्लाइंट एक मैसेज सेंड करेगा, रिक्वेस्ट मैसेज। भाई फर्स्ट स्टेप इसने डिस्कवर कर लिया, अब इसको डीएचसीपी सर्वर ने रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास में आईपी एड्रेस अवेलेबल है। देन ये क्या करेगा, थर्ड स्टेप में रिक्वेस्ट करेगा, आई वांट एन आईपी एड्रेस। इसने रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर दिया, भाई मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये मैसेज किसके पास आ गया, डीएचसीपी सर्वर के पास। एंड फाइनली डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड एन आईपी एड्रेस टू दिस क्लाइंट कंप्यूटर एंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। ये क्या कर देगा, इसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा और फाइनली आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट लाइक मैंने ये आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क के लिए असाइन किया हुआ है विथ लीज ड्यूरेशन। भाई लीज जो आपको असाइन करेगा उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है
इस तरह से मैनेज करता है। यहाँ पे डिस्कवर, ऑफर, देन रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, दिस इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस। क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलिए। क्लाइंट का हॉटस्पॉट है, तो वो जो आईपी देगा आपको वो कौन देगा? उसी नेटवर्क का आईपी जाएगा। तो वो फिर वहाँ से आता है। हाँ, नॉर्मली तो आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, एडहोक कनेक्शन आपको बनाना होता है। एडहोक कनेक्शन से इसका यूज नहीं लिया जी, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ तो होगा नहीं, इसका ऐसा कुछ रीजन नहीं है। हाँ, एक फीचर आपको मिल गया है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप कनेक्शन, तो उसके लिए आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब आईपी डोमेन वहीं से आएगी इसके पास में कोई वर्किंग या एक्टिव नेटवर्क है ही नहीं, प्रोवाइड कैसे कर सकता है? इसका काम है एज ए इंटरमीडिएटर। तो यहाँ से इंटरनेट लेकर के हम इधर क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। क्लियर हुआ?